फर्स्ट क्लास हो गई थी, फर्स्ट आई थिंक फ्राइडे को सैटरडे को एक क्लास हो गई थी। ओके, ज्यादा बच्चे आंसर दे रहे हैं। देखो ये दोनों तरीके के मीन्स हैं जो आप लोगों के इस बार पेपर में पूछे गए हैं। अब बेसिकली किया क्या गया है, ट्रंकेटेड मीन्स इज अ दोनों का ठीक है, समझ लो ना, इसको ट्रंकेटेड मीन बोल देते हो, ट्रेंड मीन बोल दिया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ मीन आफ्टर डिस्कार्डिंग गिवन पार्ट्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल एट द हाई एंड लो, दैट डिस्कार्डिंग एन अनइक्वल अमाउंट ऑफ बोथ। अब यहां पर क्या है, रिमूविंग एक्सट्रीम वैल्यूज एट द हाई एंड लो एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय गिवन मीन इन्वॉल्विंग मीन फिक्स। तो मतलब समझ लो ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, एक तरीके से गलत हो गए, क्योंकि ट्रंकेटेड और ट्रेंड मीन दोनों एक ही होता है, ठीक है। इस वजह से ट्रंकेटेड मीन और ट्रेंड मीन का मतलब क्या होता है कि जो मीन होती है उसकी कैलकुलेशन की जाती है जो एक्स्ट्रा हाई और लो वैल्यूज होती है, समझ लो ना, किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितनी भी हाई और लो वाली वैल्यूज होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है और फिर जो रिमेन रह जाता है वहां पर मीन की क्या की जाती है बेटा, कैलकुलेशन की जाती है। याद रखिएगा, तो इसको ट्रंकेटेड मीन बोला जाता है और इसको ट्रेंड मीन भी बोला जाता है। सो याद रखिएगा, ट्रंकेटेड मीन एंड ट्रेंड मीन बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इसको गूगल पे एक बार अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसको एक गूगल वाला टॉपिक आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको एक बार गो थ्रू करना चाहते हो तो आप गो थ्रू कर सकते हो, ट्रंकेटेड मीन। अगला सवाल, मीडियन फ्रॉम एन अरिथमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन और अरिथमेटिक मीन के डिफरेंस एक सवाल पूछा गया है। यस, छोटी और बड़ी वैल्यूज को क्या कर देना बेटा, ट्रिम कर देना। मेन पर्पस क्या होता है, छोटी और बड़ी दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया जाता है, ट्रिम कर दिया जाता है, उसके बाद वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। मीडियन, यस, क्या होता है, जो मीडियन होता है वो पोजीशनल है। देखो जो मीन है, अरिथमेटिक मीन हो चाहे हार्मोनिक मीन हो चाहे ज्योमेट्रिक मीन हो, इवन के ट्रंकेटेड मीन को छोड़ दो, जितने मीन आपके सिलेबस में दिखते हैं आप लोगों को, ये सारे क्या हैं, ये सारे मैथमेटिकल वैल्यूज होते हैं, मतलब इनकी कैलकुलेशन मैथमेटिकल तरीके से की जाती है, मैथमेटिकल एवरेज होती है। क्या होती है, ऑल दीज आर मैथमेटिकल एवरेज, ये सारी मैथमेटिकल एवरेज होती है। लेकिन जो मीडियन है और मोड है, ये दोनों क्या होती है, पोजीशनल, क्योंकि इनके लिए कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी होती। ये किस पे डिपेंड करती है, ये पोजीशन पे डिपेंड करती है। जो वैल्यू बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सेंटर में आ जाएगी, आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया या आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, तो सेंटर में आ गई वो मीडियन हो गई। उसी तरीके से आपने सीरीज के अंदर जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू आ रही है उसको आपने मोड कंसीडर कर लिया। तो इस वजह से ये बिल्कुल बेसिक सवाल था, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा। पता नहीं क्यों इंटरव्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से इतना प्यार है कि वो आपको बार-बार पूछेगा कि कौन-कौन सा पोजीशन है, कौन-कौन सा नहीं, बताया ना। इट इज डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ द वैल्यू, पोजीशन विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो पोजीशन है, जो वैल्यूज की पोजीशन है, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, इसको फाइंड आउट किया जाता है। जबकि जो मैथमेटिकल एवरेज होती है उसके अंदर सारे के सारे कौन से आ जाते हैं बेटा, मीन आ जाता है, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक। अगला सवाल, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में हम टोटाइल किसको बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटाइल, टोटाइल किसको बोला जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है टोटाइल भी आप लोगों का मैंने बताया था, वो बॉक्स, वो क्वेश्चन आया था पेपर 1 में, बॉक्स मेथड। वो टोटाइल, वो जो बॉक्स स्लॉट आता है ना, जो क्या करने के लिए, मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए, टोटाइल को फाइंड आउट करने के लिए। तो टोटाइल तीन टोटाइल होते हैं, Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है। जो Q1 है दैट इज योर लोअर टोटाइल, ये कौन सा होता है, दिस इज योर लोअर टोटाइल। Q2 जो होता है वो मीडियन होता है, और Q3 का क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं अपर टोटाइल। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं अपर टोटाइल। दिस इज व्हाट वी कॉल अपर टोटाइल। वीडियो रुक गया क्या, तो है वैसे स्टॉप हो गया क्या, एक सेकंड, चल गया, ठीक है, ठीक है, चल गया, बीच में स्टॉप हो गया। तो टोटल 4 हिस्से होते हैं, इस वजह से हमेशा एक वैल्यू 1 कम होती है, Q2 और Q3 होता है। 1 2 और 3 वैल्यूज को कंसीडर करके क्या हो जाता है, हमारी कैलकुलेशन आ जाती है, हमारी कैलकुलेशन है वो हमारे पास आ जाती है। तो बताएं, और हर टोटाइल कितना एरिया कवर करता है बेटा, हर टोटाइल 25% एरिया को कवर कर देता है। कितने एरिया को कवर करते हैं, 25% एरिया को कवर कर देते हैं। और मैंने ये भी बताया था क्योंकि Q2 है वो मीडियन होता है, एक बात और याद रखिए, मीडियन होता है, तो जो Q1 और Q3 है वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी क्या इसकी प्रॉपर्टी है, ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये दोनों से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, कौन सा टोटाइल है जिसको मीडियन बोला जाता है, अभी बताया, अभी बताया कौन सा टोटाइल होता है जिसको मीडियन बोलते हैं। यस, कौन सा होता है, सेकंड टोटाइल। सेकंड का ये तो सिंपल होता है, सेकंड टोटाइल को ही हम क्या नाम दे देते हैं, सेकंड टोटाइल इज आल्सो नोन एज मीडियन। क्या बोल देते हैं इसको, मीडियन भी बोल देते हैं। सो मीडियन इज योर सेकंड टोटाइल। मीडियन कौन सा होता है आप लोगों का, सेकंड टोटाइल होता है, विच टोटाइल, तो Q3 और Q1 दोनों से ये इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, Q1 से और Q3 से। अगला सवाल, ठीक है, ये बताया रिप्रेजेंट कि Q1 25% एरिया और Q2 25% एरिया और Q3 में 25% ये 25, ये 25, ये 25 और ये 25। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो इधर Q2 है ना, ये वाला एरिया कितना हो गया, 25 और 25 50 हो गया, और ये वाला एरिया कितना हो गया, 25 और 25 50। इसी वजह से 50 50 के 200 में डिवाइड कर दिया, तो जो वैल्यू बन जाती है वो मिड वैल्यू मीडियन मीन बोल दिया। ओके, अब ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ट्रिकी इन द सेंस कि अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका ये गलत हो सकता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये आपका गलत हो सकता है।
बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे गलती करेंगे, वैल्यूज बिलो विच, बिलो से आप लोग क्या समझ सकते हो कि इससे कम, समझ रहे ना, यहाँ पे Q3 है, बिलो मतलब इसकी इधर वाली वैल्यू 75% हो जाएगी और अबव इसके 25% हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर बिलो की जगह पर मैं वर्ड चेंज करके अबव लिख देता, क्या कर देता, अगर मैं बिलो की जगह पर यहाँ पर अबव लिख देता तो हमारा आंसर क्या हो जाता बेटा, चेंज हो जाता। क्या हो जाता, हमारा आंसर क्या हो जाता, चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इसने बिलो लिखा हुआ, कितनी वैल्यू से बिलो होती है, तो ये वाला कितना पोर्शन होता है, वो कितना पोर्शन बन जाता है, दैट बिकम्स 75%, 75% बन जाता है। बताएं, प्रेजेंट द वैल्यू बिलो विच इज 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइन। टोटल ऑब्जर्वेशन 100% है ये वाली, यहाँ पे Q3 होता है, Q4 इस वजह से नहीं होता क्योंकि ये वाला 25% हिस्सा अपने आप क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर Q2 रहता है तो ये 25 ये हो गया, 50 ये हो गया, 50 ये और 25 ये, तो दोनों मिलकर कितना बन जाते हैं, 75% बन जाते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अब टाइप का मतलब क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे शुरू से लेकर एंड तक, कुछ भी नहीं छूटेगा। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं ऑक्टा, ऑक्टल नंबर बोल देते हैं, कितने पार्ट्स में, ऑक्टल का मतलब 12.5 के 8% मार्क बन जाते हैं। ठीक है, इक्वल पार्ट कितने होते हैं, 12, बताया था ना। ऑक्टल में 12 होंगे, डिसाइल में, सॉरी ऑक्टल में 8 होंगे, 12.5% के 8 होंगे, डिसाइल में 10 होंगे, परसेंटाइल में 100 होंगे, और परसेंटाइल, डिसाइल, ऑक्टाइल और क्वार्टाइल, क्वार्टाइल में 4 होंगे और मीडियन में 2 होंगे, मीडियन में 2 होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को मालूम। ऑक्टल में 8, डिसाइल में 10, परसेंटाइल में 100, क्वार्टाइल में 4 और मीडियन में 2। ठीक है, क्वार्टाइल में 5-4 होते बेटा, ये तो अभी बना दिया क्वेश्चन। ऑक्टाइल में कितने परसेंट होते हैं, 12.5%। ये परसेंटेज भी याद रखनी है, पता है, ये तो करो सिंपल क्वेश्चन किया जाएगा। केवल आप लोगों को यही क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ लेता है, क्या करता है, यही क्वेश्चन आप लोगों को स्टेटमेंट में पूछ लेता है। एक तो ये पूछता है कि क्वार्टाइल के कितने, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तो ये पूछेगा कि क्वार्टाइल का मतलब क्या हुआ, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन 40 में डिवाइड कर देता है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कितने क्वार्टाइल होते हैं, हाउ मच क्वार्टाइल होते हैं, हाउ मच क्वार्टाइल होते हैं। ठीक है, मैं सभी का एक बार बता दूंगा, लॉजिक लगा लेंगे। हाउ मच क्वार्टाइल है तो हमेशा जितने हिस्से होते हैं ना, अगर क्वार्टाइल 400 में डिवाइड कर रहे हैं तो 3 क्वार्टाइल बनेंगे, तो 50 हिस्सा अपने आप ब्रेक हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक क्वार्टाइल कितने परसेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां से आपने सीधा 100 से भाग कर देना। ठीक है, इसको कितने से भाग कर देना, सॉरी इसको मतलब 100 से भाग कर देना, इससे भाग कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक क्वार्टाइल कितने परसेंट के साथ बात करता है, एक क्वार्टाइल 25% की बात करता है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको सिर्फ क्वार्टाइल पे एग्जांपल देकर समझा दिया। अब यही चीज आप लोगों को परसेंटाइल पे पूछी जा सकती है, डिसाइल पे पूछी जा सकती है, ऑक्टाइल पे पूछी जा सकती है, हर किसी पे ये सेम तरीका आप लोगों से क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। सो कंटेन्स 12.5%, 12.5% का टोटल एरिया है, तो टोटल 8 इसको डिवाइड करते हैं। मतलब अगर आप 12.5 को 8 से गुणा करोगे तो 100 आएगा। इसका मतलब 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, वो 12.5% होती है, 12.5%। अगला सवाल, अब ये बताओ, इसका उत्तर दीजिए। ओके, हाउ मच ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डन ईच डिसाइल कंटेन, एक डिसाइल में कितने होते हैं, डिसाइल में होते हैं 10, और टोटल डिसाइल कितने हो गए, टोटल डिसाइल होते हैं 9। मतलब D1 से लेके कितने होता है टोटल, D9, क्योंकि जो D10 नहीं होता कभी याद रखिए, क्योंकि ये एरिया ऑटोमेटिकली हमारे पास मिल जाता है। ये आप लोगों को क्या हो जाता है, यू गेट इट ऑटोमेटिकली, ये आपको क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। कंटेन्स 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इफ देयर आर 10 डिसाइल। अगला सवाल, अब इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये मैं तो बेसिक पढ़ा रहा था, अब ये उसी का ट्रिकी बन जाएगा, उसी लॉजिक को बना के ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। अब इसको देखो कैसे बनाना है। अब ये अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, तभी आप इसको बना पाओगे, अदरवाइज आप इस सवाल को नहीं बना पाओगे। यस, क्या होगा, फर्स्ट गलत है, क्योंकि D1 किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसको D1 10 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर D5 की बात करूं ना, तो इसके बिलो भी 150 आ जाएगा और इसके अबव भी 50 आ जाएगा। याद रखिए, अबव भी 50 और बिलो भी 50, दोनों ही जगह पर क्या हो जाएगा, 50-50% आपको देखने को मिलेगा। अबव देखोगे तो भी 50% देखने को मिलेगा, और अगर बिलो आओगे तो भी 50% ही देखने को मिलेगा। दोनों ही जगह पर 50% होगा, क्योंकि देखो बताया ना, D1 10% है बेटा, तो D5 कितना होगा, D5 50%, मतलब इसका 5 गुना, क्योंकि D1 10 है तो D5 कितना हो जाएगा, 50%। और कोई सीरीज होती है वो 100% की होती है, तो अगर ये D5 50 है तो इसका मतलब इसके साइड पे 50 है और इसके दूसरी साइड पे 50 है, दोनों साइड पे 50 है, दोनों साइड पे क्या हो जाएगा बेटा, 50-50 हो जाएगा। क्लियर हुआ, अब समझा दिया कि कैसे होता है, डिसाइल कैसे काम करता है। अरे डिसाइल लिखा हुआ है, एक सेकंड, अच्छा क्वार्टाइल 1, ओके सॉरी, मुझे लगा क्वार्टाइल 1 हुआ तो ये 25% होना चाहिए। ठीक है, सॉरी मैंने वो गलती से D1 पढ़ लिया, गलती से मैंने उसको D1 पढ़ लिया। D1 नहीं है, Q1 है, तो Q1 कितना हो जाएगा, क्वार्टाइल 1 है तो वो कितना हो जाएगा, 25%, क्वार्टाइल 1 कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, वहां पर मुझसे मिस्टेक होगी, पहला सही नहीं है, क्वार्टाइल 2 होता है 50%, ये सही तब होता अगर यहां पर Q2 लिखा हुआ होता, अगर यहां पर Q2 लिखा हुआ होता वो 50%, क्योंकि एक क्वार्टाइल 25% का होता है। देखा, एक क्वार्टाइल 25% का होता है, तो Q1 में जो एरिया आता है वो 25% रहता है, और D5 में जो एरिया रहता है वो 50% रहता है। ठीक है जी, यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा। अगला सवाल,
मीडियन कब वैल्यूएबल होना जरूरी होता है, मतलब कब मीडियन की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, मतलब मीडियन कब यूजफुल होता है किसी भी सीरीज में। यस, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। देखो मीडियन वहां पर इवन के जो ओजीज होते हैं ना उसका भी इस्तेमाल हो जाता है मीडियन को निकालने के लिए, जब हमारे पास डेटा क्वालिटेटिव होता है, समझो ना वो कौन से वाला ऑर्डर वाला ऑर्डर, जब डेटा को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो या फिर उस डेटा को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो, या तो आप इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो फिर उस डेटा को आप साथ में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। याद रखिएगा ओजीज का भी इस्तेमाल होता है, वो देखा आप लोगों ने इस तरीके से जब वैल्यूज ये रहती है तो ये जो छोटे-छोटे पॉइंट्स मिला दिए जाते हैं। तो इवन के एक पॉइंट यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपकी सीरीज ओपन एंडेड हो ना बेटा, ओपन एंडेड सीरीज में भी ओपन एंडेड सीरीज, ओपन एंडेड समझ रहे हो ना, वो आता है ना आपका मोर देन 10 मोर देन 10 मोर देन 20, यहां पर हमेशा मीडियन का इस्तेमाल होता है, मतलब इस तरीके की वैल्यू को निकालने के लिए हमेशा मीडियन का इस्तेमाल होता है। वी ऑलवेज यूज मीडियन, हम सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल करते हैं, हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं इस केस में, इस वजह से। ठीक है जी, इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड सच एज कैरेक्टरिस्टिक्स सिचुएशन व्हेन डेटा कैन नॉट बी असाइन्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, अगर डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी तो क्या यूज करेंगे, अगर डेटा को हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी तो उस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के केस में एवरेज का इस्तेमाल हो जाएगा बेटा, या फिर आप ये बोल सकते हो मीन का इस्तेमाल हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल हो जाएगा। किसका इस्तेमाल हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल हो जाएगा, इसका इस्तेमाल हो जाएगा अरिथमेटिक मीन। एक मिनट बता देता हूं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, जो आप लोगों को टीचिंग की सेकंड और रिसर्च की पहली क्लास है, वो सारे पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यू वो कंबाइंड है 2000 जून 2023 वाले। ठीक है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है तो बता दिया। फाइनली आप मीन और मीडियन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, बताइए 61 का आंसर बताइए। डी, ओके, यस, द मीन इज पोजीशनल। देखो ये तीनों कर लिखा हूं, मीन पोजीशनल नहीं होते, इससे कांसेप्ट भी क्लियर होते हैं, आपने जो पहले चीजें पढ़ी है वो भी आप लोगों को क्लियर होती हैं। मीन वो पोजीशनल एवरेज नहीं होता, सबसे पहली बात। दूसरा, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्वालिटेटिव ये भी गलत लिखा हुआ है, ये तीनों ही चीजें क्या लिखी है, बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है, ये मैं पहले बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा ध्यान से था, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी आप लोगों को ये सही करेगा। मीडियन इज एक्सपेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, हमने कल एक सवाल किया था जहां पर ये बताया था मैंने आप लोगों को 2 3 4 इसकी एवरेज 3 लिखा है, और यहां पर अगर मैं 110 ऐड कर दूं तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है। व्हाई मीडियन इज नॉट, व्हाई मीडियन इज नॉट, व्हाई मीडियन इज नॉट। ठीक है, मीडियन अफेक्ट नहीं होता क्योंकि मीडियन अफेक्ट होने का कोई मतलब नहीं है, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आ जाए हमने तो उसको डिसेंडिंग असेंडिंग, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज पे तब अफेक्ट करेगी ना जब एक्सट्रीम वैल्यूज को इस्तेमाल करना है। हमें मीडियन में तो वैल्यूज को इस्तेमाल नहीं करना, हमें तो मीडियन में उन वैल्यूज की पोजीशन को इस्तेमाल करना है, फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 150 है या 1500 है या 15000 है। इस वजह से मीडियन कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, मीडियन कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। अगला सवाल, पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। पॉजिटिव में याद रखिएगा जो आपकी नॉर्मल कर्व होती है वो हमेशा ऐसे राइट की तरफ झुकी हुई होती है, इसको राइट पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन आपकी राइट साइड की तरफ झुक जाती है। क्या हो जाती है, राइट साइड की तरफ झुक जाती है। एक्सट्रीम वैल्यूज को कई बार आप पेपर में क्वेश्चन में एक्सट्रीम वैल्यूज ना लिख के आउटलायर भी लिख दिया जाता है, आउटलायर भी लिख दिया जाता है, ये भी याद रखना आपने। एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोल देते हैं और आउटलायर भी बोल दिया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी है, यस, काफी सारे बच्चों ने वैसे सही उत्तर दिया है इस प्रॉपर्टी का। क्या होता है जब इस तरीके से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, ये पेपर 1 में भी पूछा जाता है ऐसे करके, तो ये अब इस केस में जो मीन होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, मीडियन की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, मीडियन हमेशा बीच में रहता है, और जो मोड होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। और वहीं पर अगर मैं इसमें नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन बना दूं ऐसे ऐसे, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, जो मीन हो जाएगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, मीडियन हमेशा सेंटर में आता है, और सबसे बड़ा कौन हो जाता है, मोड सबसे बड़ा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिए, इस चीज को हमेशा याद रखिए। बताया डायरेक्शन होती है ना वो राइट वर्ड होती है, जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, राइट वर्ड होती है, इट इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड, राइट साइड पे होती है। अगला सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताइए। अब बहुत सारे बच्चे ए बोल रहे हैं, बेटा ए ना उसमें ना असिमेट्रिकल नहीं होता, जो ए बोल रहे हैं ना ये ए है वो सिमेट्रिकल का है, तो ये तो नहीं होगा, कुछ और होगा। 32 वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो होता है मोड इक्वल टू मीन, मतलब मैंने बताया था ना ये फॉर्मूला 2-3 तरीके से बन जाता है। मोड लिखने के बाद 32 लिखो, मीडियन माइनस 2 मीन। अब इस फॉर्मूले को वो वैल्यूज इधर उधर लेके किसी भी तरीके से क्या कर सकता है, घुमा सकता है, वो वैल्यूज को क्या कर सकता है किसी भी तरीके से, यही फॉर्मूला ये बन
और मीडियम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझो ना, ये मीडियम 3 बार हो जाएगा और ये जो मीन है वो प्लस 2 बार हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये पेपर में कई बार पूछा गया है, ये अलग अलग तरीके की वैल्यू बन जाती है, देखो ये 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, मोड है इक्वल टू मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियम, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। हाँ, तो ये सेम फॉर्मूले के 3 अलग अलग फॉर्मूले बन के आ जाते हैं, ये वाले बने हुए हैं तीनों अलग अलग फॉर्मूले, मतलब एक ही फॉर्मूले से 3 अलग अलग फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं। अगला सवाल, ज्योमेट्रिक मीन को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, या आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन को कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रोडक्ट का रूट हो जाता है, प्रोडक्ट का रूट होता है ज्योमेट्रिक मीन, तो इसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, यस, इसमें एवरेज, रेशियो, परसेंटेज और रेट्स के लिए यूज किया जाता है ज्योमेट्रिक मीन। और अगर हार्मोनिक मीन की बात की जाए ना तो ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो जाता है, इसमें जो वैल्यूज है वो भी रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है, और जो मीन होता है वो भी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये कहां पर यूज किया जाता है, ये हमेशा रेशियो वहां पर इस्तेमाल की जाती है जहां पर जो एक चीज हमेशा फिक्स होती है, जैसे डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, एक वेरिएबल हमेशा फिक्स होता है, एक वेरिएबल क्या होता है, फिक्स होता है, और दो डिफरेंट रेशियोज ली जाती हैं। डिफरेंट रेशियोज का मतलब क्या हुआ, या दो डिफरेंट रेट्स होते हैं, जैसे प्राइस पर केजी, डिस्टेंस या स्पीड पर आवर, तो दो अलग अलग मेथड्स की बात की है, स्पीड पर आवर, इस तरीके से, जैसे यहां पर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, यहां पर खर्चा बराबर हो जाएगा, तो एक वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक वैल्यू हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, हमेशा फिक्स रहती है, और बाकी जो दो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, जो एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगी। क्या होंगी बेटा, वो दोनों एक दूसरे के साथ में चले। तो मैंने आपको दोनों की एप्लीकेशन बता दिया, आप लोगों को ज्योमेट्रिक से क्वेश्चन है आप उसको भी बना सकते हो, आपको हार्मोनिक से क्वेश्चन है आप उससे भी बना सकते हो, आप अरिथमेटिक में से उसको भी बना सकते हो, इवन कि ट्रंकेटेड मीन या फिर ट्रिम्ड मीन है वो भी पूछा जाए तो भी आप उसका क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, दो डिफरेंट पीरियड्स के दौरान, ठीक है, समझ में, जैसे आज इन्फ्लेशन का रेट क्या है, आज से 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसको पता करने के लिए हमेशा हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है वो। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा फीचर है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, डिस्क्रीट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। यस, वैसे तो इसमें एक वर्ड ही लिखा हुआ है जो आपको एक बड़ा हिंट दे रहा है, डिस्क्रीट वर्ड लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एक डिस्क्रीट वर्ड लिखा हुआ है, और इस डिस्क्रीट वर्ड का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वहां पर होता है जहां पर सारे पॉइंट आइसोलेटेड होते हैं, तो ये काउंटेबल होता है, मैंने बताया ना, डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, और इसी के साथ एक होता है आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है ये क्या होता है, ये किसी दो वेरिएबल के बीच का पॉइंट होता है, जैसे 4.5 3.5। ध्यान रखिएगा जब भी आप आइसोलेटेड पॉइंट्स की बात करोगे तो आपके जो सेट होते हैं, डायग्राम होते हैं, वो हमेशा ऐसे बनते हैं, सेपरेट सेपरेट बनते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मल की या फिर हम जो हमारा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें वैल्यूज इस तरीके से भी आ सकती है, दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो इसमें आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, देयर आर आइसोलेटेड पॉइंट्स, क्या हो जाते हैं, पॉइंट्स आइसोलेटेड भी हो सकते हैं। ये होल नंबर के लिए यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर होल नंबर, होल नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिखा वी हैव काउंटेबल और फाइनाइट, मतलब एक ऐसी संख्या जिनको जो गणनीय है या फिर सीमित परिणाम होते हैं, मतलब इनफिनाइट नहीं होते हैं, फाइनाइट ही होते हैं। फाइनाइट का मतलब इसको काउंट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, और काउंट वैल्यू निकाली जा सकती है। अगला सवाल, इसमें से कौन सा है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल है, इसमें से कौन सा कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल है बेटा, यस, जहां तक बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, जो आप लोगों का देखो बाइनोमियल और बर्नौली तो सेम ही है, किसी को बोल देते हैं। पॉइजन कौन सा हो जाता है, जो रियल इवेंट्स वाला होता है, कौन सा होता है, रियल इवेंट्स वाला होता है, जिसमें सक्सेस का रेट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता है, तो 0 होता है। और बाइनोमियल में क्या होता है, दो ही ऑप्शन होती हैं, या तो ए होगा या बी होगा, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, उसके अलावा अल्टरनेटिव नहीं होते। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो, एक इसको बोल देते हैं, ये आप लोगों का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये कौन सा हो जाता है आप लोगों का, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हो जाता है, ये वाला होता है, ऐसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका जहां पर क्या हो जाता है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ये तीनों क्या हो जाते हैं, इस पॉइंट पे आके बेटा बराबर हो जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं आपस में, दोनों ही तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यस, देयर आउटकम कैन फॉल एनीवेयर ऑन द कॉन्टिन्यूम, मतलब जो आउटकम है वो इधर यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी फॉल कर सकता है, इट कैन फॉल एनीवेयर, कहीं भी फॉल कर सकता है, कहीं भी फॉल कर सकता है। अगला सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और विद एनोटेशन ना दिक्कत आती है, पता नहीं क्यों विद एनोटेशन सेव नहीं हो रही। मैं कुछ सॉफ्टवेयर का करता हूं जुगाड़ जिसमें विद एनोटेशन हो जाए, ठीक है, मुझे एक आध दिन का टाइम।
बर्नौली में जब बर्नौली के ट्रायल्स किए जाते हैं तो वहां पर सक्सेस और फेलियर का रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है? दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? देखो दो ही आउटकम होते हैं बर्नौली में, सक्सेस बाइनोमियल या बर्नौली इसको बोल दिया जाता है, बाइनोमियल भी बोल दिया जाता है, बाइनोमियल भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बाई का मतलब हमेशा क्या होता है? दो होते हैं, तो दो आउटकम होते हैं और ये दोनों आउटकम क्या होते हैं? असफलता पर अन्याय और परिणाम है, जिसका अर्थ है इनमें से एक परिणाम घटित होता है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मतलब अगर एक हो गया तो फिर दूसरे को खत्म कर देगा और दूसरा हुआ तो पहले को खत्म कर देगा, और मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड है। समझ? एग्जॉस्टिव एंड मीनिंग दैट वन ऑफ दीस आउटकम मस्ट अकर, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब एक की क्या होगी वो दूसरे को खत्म कर देगा। या तो एक तो होगा आइदर यूर, देखो जैसे सपोज मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोगों का नेट का एग्जाम है, नेट का एग्जाम है बेटा, नेट के एग्जाम में या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। अब ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप पास हो गए तो फेल नहीं होंगे और अगर फेल हो गए तो पास नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? तो दो ही चीजें हैं, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो पास होंगे तो फेल नहीं होंगे, अगर फेल हो गए तो पास नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? इस वजह से ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल, बर्नौली ट्रायल के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं। सी नहीं होगा बेटा, सी नहीं होगा। बर्नौली में तो बात ही दो की जा रही है ना। बहुत सारे बच्चे सी बोले, बहुत सारे बच्चे ए बोले। एक्चुअली में हम अभी पढ़ के आए हैं कि ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है। देखो चाहे आप बर्नौली की बात करें, देखो याद रखिएगा, बर्नौली और पॉइजन, बाइनोमियल और पॉइजन में, दोनों में, बाइनोमियल प्लस पॉइजन, दोनों के अंदर, दोनों में ही जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक ट्रायल का दूसरे ट्रायल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। याद रखिए, एक ट्रायल का किसी भी दूसरे ट्रायल पे कभी भी असर नहीं पड़ता है। एक ट्रायल हमेशा मतलब कभी भी दूसरे ट्रायल को इफेक्ट नहीं करता। एक ट्रायल की वैल्यू खुद की है, दूसरे ट्रायल की वैल्यू खुद की है। एक ट्रायल की वैल्यू खुद की है, दूसरे ट्रायल की खुद की है, तो इसलिए दोनों में कोई आपस में संबंध है नहीं। वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये इसका मेन फीचर है, मतलब इससे क्वेश्चन बन सकता है, इट इज द मेन फीचर। ये इसका क्या है बेटा? मेन फीचर है दैट ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट एज स्टेटेड इन द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों एक दूसरे से अलग है। इसको बाइपैरामीट्रिक स्टेटमेंट क्यों बोल दिया जाता है? बाइपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोल दिया जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। अब अगर आपने पढ़ा तो बहुत सारे बच्चे तो बाइपैरामीट्रिक, देखो बहुत सारे बच्चे ना ऑप्शन डी के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। जिन्होंने तो पढ़ा हुआ है उनका तो सही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा ना वो डी के साथ जाना पसंद करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो सही उत्तर दे रहे हैं। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बाइपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एनपी, ये बताया था ना, एनपीक्यू और एनपीक्यू का रूट बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, क्लियर है। और दूसरा जो आपका पॉइजन होता है उसमें एक ही पैरामीटर होता है, उसमें सिंगल पैरामीटर होता है, इसमें दो पैरामीटर होते हैं, उसमें सिंगल पैरामीटर है, इसमें दो पैरामीटर। याद रखिए, क्लियर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है इस चीज को अंडरस्टैंड करना। बता ये बताया, एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रायल, जो एन होता है ये नंबर ऑफ ट्रायल होता है, पी होता है वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इन दोनों को आपस में गुणा किया जाता है साथ में, क्यों? जो फेलियर की पॉसिबिलिटी होती है, कौन सी? जो फेलियर की पॉसिबिलिटी को कंसीडर किया जाता है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है बेटा जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सही है? पॉइजन में मैंने आपको एक तरीका बताया था, पॉइजन में मतलब जहर देना, बताया था पॉइजन में आपको बताया था जहर देना। जहर देके सबको एक जैसा कर दिया, जहर दिया और सबको बराबर कर दिया। ओके जी, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गया। सी, सब बच्चे सी बोल रहे हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर इस्तेमाल होता है बेटा? ये बेसिकली रेयर इवेंट्स के केस में इस्तेमाल होता है। कहां पर होता है? ये रेयर इवेंट्स के केस में इस्तेमाल होता है। अगर ये रेयर इवेंट्स के केस में इस्तेमाल होता है, सोचिए अगर ये रेयर इवेंट्स के केस में होता है तो इसमें सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि यहां पर पॉसिबिलिटी जो सक्सेस की होती है वो बिल्कुल स्मॉल होती है। मतलब इतना तब लागू होता है जब घटनाओं के कुल संख्या बड़ी हो, मतलब बहुत बड़ा होता है और घटित होने की संभावना बहुत कम होती है। जैसे मैंने बताया कि कोई रेप्यूटेड पब्लिशर है, उनकी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक्स प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। उसी तरीके से किसी रोड पे होने वाले एक्सीडेंट बहुत कम होंगे। उसी तरीके से जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं, मरते होते हैं, उनका नंबर, तो जब सक्सेस की पॉसिबिलिटी इक्वल टू जीरो ही होती है, इक्वल टू जीरो ही होती है, मतलब मोस्टली इक्वल टू जीरो होती है। मतलब ये होता है, क्या बोल सकते हो कि होगा ही नहीं, होगा ही नहीं उसमें कोई, वो मतलब समझो ना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सक्सेस रेट इज जीरो, सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट जीरो, सक्सेस रेट इज जीरो, सक्सेस रेट क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, समझाया था। इवेंट्स इज प्रेटी लार्ज, क्योंकि जो टोटल नंबर होते हैं समझो ना वो बहुत लार्ज होते हैं, लेकिन उसमें से जो अकरेंस होती है वो बहुत स्मॉल होती है। जैसे गाड़ियां हैं, अब एक सड़क पे सपोज एक दिन में 1 लाख गाड़ी निकली है, उसमें से सिर्फ सपोज एक एक्सीडेंट हुआ, तो अब ये 1 लाख के बराबर के सामने एक, मतलब 1 लाख के सामने अगर आप एक को देखोगे तो वो तो है ही नहीं, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो तो 0.000 ऐसे हो जाएगा, उसका तो मतलब नहीं बनता। इस वजह से बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछा। वाओ, ओ माय गॉड, लुकिंग लाइक अ वाओ, ये ऐसा ही क्वेश्चन है।
इसका उत्तर दीजिए। मैंने जिस दिन कोर्स लॉन्च किया था ना, उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये कोर्स की जो क्वालिटी है ना, वो ऐसी होने वाली है जो 10,000 के कोर्सेज में भी नहीं मिलती है। और अगली बार तो क्वालिटी को और भी इंप्रूव करेंगे, और भी चीजों को ऐड करेंगे, और भी एक्सप्लेनेशन डायग्राम ऐड करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। सारे के सारे सही है। नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड एट गिवन स्विच बोर्ड पर स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ फ्लूइड एक्सीडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पर मिनट इन फ्यूजन प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिमांड्स पर मिनट फॉर हेल्थ सेक्टर। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब वही रियल लाइफ एप्लीकेशन, ऑल दीस रियल लाइफ एप्लीकेशन, ऑल दीस आर रियल लाइफ एप्लीकेशंस, ऑल दीस आर रियल लाइफ एप्लीकेशंस। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारी जो मतलब डेली की लाइफ में होने वाली जो चीजें हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये देखो सारे, चाहे नंबर ऑफ टेलीफोन, ठीक है, ये वही सारी एग्जांपल्स जो है कि समय की छोटी कैटेगरी बार तो प्रिंटिंग मिस्टेक बताया था, रोड एक्सीडेंट बताया था, बैक्टीरिया के जन्म के बारे में बताया था। अरे कोई बात नहीं, अगर हार की बेटा तो गेम है, इसमें जीत हार चलती है, कई बार दिन नहीं होता किसी का, तो इतना दिल पे लेने की बात नहीं है। वो फाइनल तक पहुंचे, बहुत अच्छा खेले हैं, अपना बेस्ट दिया, दैट्स इट, इससे ऊपर कुछ नहीं। अपने देश के लिए खेले, पूरा मेहनत से खेले, और रिजल्ट हमारे हाथ में कभी होता नहीं है। इस वजह से लड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीतना नहीं। रेयर चांस ऑफ सक्सेस मतलब कितने ही आएंगे ना कॉल, कितने ही आएंगे ये बताइए। समझ में ये चीजें बहुत कम होती हैं, ऐसा बोला गया। वही बता रहा हूं बेटा, वही पॉइंट बता रहा हूं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है, उसको कंक्लूजन निकाल रहे हैं पहले स्टेटमेंट में। अब इसमें भी अगर आपने गलत किया ना तो जरूर लानत है, बहुत सारी लानत है, बाल्टी भर भर के, टापे भर भर के लानत है अगर सवाल को गलत किया, क्योंकि इसको आप ऑप्शन से बना सकते हो। देखो कैलकुलेट द वैल्यू नहीं होगी भाई, शुरुआत में वैल्यू कैलकुलेटिंग, हां आप नल हाइपोथेसिस बना सकते हो, पहले स्टेप पे सिलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बाद में आता है, और स्टेट द कंक्लूजन। ये तो बोलते हैं कि कंक्लूजन ही पहले निकाल दो, पागल है क्या? ऐसे कैसे कंक्लूजन पहले निकाल देंगे? तो इस वजह से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ओनली बी हो जाएगा, ओनली बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि बी के अंदर ही हमारे पास कोई क्रिटिकल रीजन। पहले आप नल हाइपोथेसिस बनाया, उसके बाद आप ये सोचोगे कि कौन सा टेस्ट लगाना है, पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक लगाएंगे। अगर पैरामीट्रिक लगाना है तो उसमें से कौन सा टी टेस्ट लगेगा, टेस्ट लगेगा, टेस्ट लगेगा। उसी के साथ साथ अगर नॉन पैरामीट्रिक लगाना है तो सोचेंगे काई टेस्ट लगेगा, एक्स टेस्ट लगेगा, यू टेस्ट लगेगा, डब्ल्यू टेस्ट लगेगा, फोर्स टेस्ट लगेगा, वो देखेंगे। उसके बाद फिर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था बेटा, दो ही होते हैं, एक होता है या 5% होता है, और ये अल्फा एरर होता है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्या बोलते हैं? इट इज एरर 1, दिस इज नथिंग, इट इज एरर 1। तो ये एरर 1 होता है। उसके बाद फाइंड द क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन देखेंगे और स्टेट द कंक्लूजन। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसका बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से आपको आंसर आ जाना चाहिए था। ओके जी, क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है पढ़ के? बहुत सारी चीजें इसके अंदर। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो या तो 1% होता है या फिर 5% होता है, या तो 1% होता है या फिर वो 5% होता है। अगला सवाल, ईटा डेल्टा अल्फा बीटा, जो करेक्ट डिसीजन होता है टाइप 2 एरर में, उसको पावर ऑफ टेस्ट बोल दिया जाता है 1 माइनस बीटा, और अल्फा को एरर बोल दिया जाता है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो बचा हुआ पोर्शन होता है उसको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, मतलब कितने परसेंट चांस है कि हमारा कंक्लूजन सही आएगा। और अलग जो सिग्निफिकेंस लेवल ये बताता है कि कितने परसेंट चांसेस है कि हम कोई गलती करेंगे। और पहले तो ये होता था पीपीटी पढ़ाते थे तो पीपीटी पे उतना मजा नहीं आता था। पोल भी करते हैं मेरे को ना, ये कि फटाफट से ना ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कवर करवा दूं। पोल भी आएगा लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा मुझे। तो ये तो देखो सिंपल सा क्या बोलते थे इसको, अल्फा। अल्फा मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा दैट इज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। कि अगर 5% मेरे पास चांसेस है कि मेरा कंक्लूजन गलत होगा, तो 95% चांसेस मेरे पास ये भी है कि मेरा कंक्लूजन करेक्ट होगा। क्या होगा? मेरा कंक्लूजन करेक्ट होगा। मेरा 95% कंक्लूजन ये है कि करेक्ट होगा। मेरा 5% अगर ये मैं मान के चलता हूं कि 5% मेरे से गलती हो सकती है, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि 95% मेरा कंक्लूजन सही आएगा, अल्फा। और ये बीटा एरर रहता है, ठीक है, ये सेकंड टाइप 2 एरर। और 1 माइनस बीटा को क्या बोल दिया था? पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट बोल देते हैं, बट वी कॉल इट पावर ऑफ टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? पावर ऑफ टेस्ट भी बोल देते हैं। सो सिंपल यूज भाई, इसको अल्फा भी बोल दिया जाता है। इसी तरीके से ए टी शेप का होता है, इसका होता है ए टी शेप का होता है। अगला सवाल, बेटा जब एग्जाम में 10-15 दिन रह जाते हैं ना, तो टीचर कंटेंट से रिवाइज नहीं करवा सकता, वो तो तुम्हें करना होता है। टीचर आपको अच्छे क्वेश्चन दे सकता है, जिन क्वेश्चन से आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये वाला टॉपिक मुझे आता है और ये नहीं आता, और फिर उसके बेसिस पे तुम वो वाले टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। सही तरीका डिग्री पढ़ने का। ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन डिसीजन, देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका कितना खूबसूरत है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका ही कितना खूबसूरत है कि ग्रेटर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, मतलब जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो सिग्निफिकेंस कम होगा, है ना? अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो सिग्निफिकेंस कम होगा। हिंट दे रहा हूं, अब वो हिंट आपको समझ आया या नहीं वो आपको पता होगा। ज्यादातर बच्चों को आ गया है 1%, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब देखो 1%, देखो क्या बोल रहा हूं, इधर देखो, कॉपी में देखो, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं इसको, ऐसे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस प्लस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये किसके बराबर होते हैं? 100% के बराबर होते हैं। अब जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब होता है चांस ऑफ एरर, चांस ऑफ एरर, और इसका मतलब चांस ऑफ करेक्ट डिसीजन। क्या होता है? करेक्ट डिसीजन। तो कुछ सोचो कि अगर 1% एरर का चांस है तो 99% चांस होगा करेक्ट डिसीजन। और वही कुछ है ग्रेटर कॉन्फिडेंस। क्या बोल रहा है? अधिक आत्मविश्वास प्रदान करता है। अधिक आत्मविश्वास प्रदान करने का मतलब क्या हुआ कि भैया हमने अगर 5% होता, अगर ये 5% ले लेते, एक की जगह पर 5% लिया होता, तो ये कम हो जाता, ये 95% हो जाता। ये कितना हो जाता बेटा? ये 95%। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ नहीं आता है। इस वजह से इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से अपने माइंड के अंदर इसको क्या करो बेटा, सेट कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन पेपर, इवन के पेपर 1 में भी आजकल तो बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे पेपर 1 में भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं बेटा, और पेपर 2 में तो पूछे जाते ही हैं। ठीक है जी,
है, लिप्सा है, सरस्वती है, गरिमा है, रोशिन है, नेहा है, नेहा दीवान है, साजिद बाबू है, अंसारी है, और किधर है स्टेप क्यों हो बेटा इनके नाम? पूजा सिंह, ओके, अर्शी बानो, अंसारी मुबाशिरा, ओके, कोमल, शिविका सेठी, समेशता ढाका, ढाका या ढाका मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, हरक्यूट कौर, हरक्यूट ये कितना प्यारा नाम है, नाम ही क्यूट है, अंशुल उपाध्याय, राहुल, दिव्या, प्राची, सृष्टि जैन, टीना, रिया, हीना, सौजन्या, देव, निवेदिता, अभिषेक, सुकृति, आकांक्षा, पूजा, तनु, पायल, गरिमा, बहुत सारे बच्चे हैं। तो बता दिया लो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होगा? डिसीजन मैंने एक्सेप्ट किया, लो रिस्क ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, मतलब या हाई रिस्क ऑफ मेकिंग अ करेक्ट, हाई चांस ऑफ मेकिंग अ करेक्ट डिसीजन, हाई चांस ऑफ मेकिंग अ करेक्ट डिसीजन, हां करेक्ट डिसीजन। ठीक है जी, किसी को बात में दिक्कत? कोई बात नहीं बेटा, सब सबके नाम है, दिल में सबके नाम, इतना लोड मत दिया करो। पढ़ाई वो तो कभी कभी मैं नाम इसी वजह से लेता हूं ताकि कुछ सोई हुई आत्माएं जाग जाएं, तो सोई हुई आत्माओं को yes in a one tail hypothesis the test statistical rejecting a null hypothesis false one tail जब आपको हिंट भी दे दिया उसने one tail एग्जांपल उसने सीधा सीधा लिख दिया, बोल दिया one tail का मतलब है कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, two tail का मतलब हो जाता है कि दोनों एक साथ हो जाएंगे, और one tail को हमेशा क्या बोल देते हैं? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोल देते हैं। व्हाट वी कॉल इट? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोल देते हैं। अब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होगा? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होगा? जिसमें आप लोगों को हाइपोथेसिस की डायरेक्शन पता है, जैसे मैं बोल देता हूं कि बॉयज इक्वल टू गर्ल्स। अब ये टू टेल टेस्ट की एग्जांपल है, ये किसके एग्जांपल है बेटा? ये टू टेल टेस्ट की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों बराबर है। आप ये नहीं बोल सकते कि गर्ल्स बॉयज से ज्यादा है, बॉयज गर्ल्स से ज्यादा है ना? लेकिन अगर आप ऐसा बोल दो बॉयज इज मोर देन गर्ल्स या गर्ल्स मोर देन बॉयज, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? इस केस में ये वन टेल टेस्ट हो जाएगा। तो ये एक ही कर्व की एक ही साइड पे हो सकता है, या तो दाईं तरफ हो सकता है या बाईं तरफ, या तो इस साइड पे हो सकता है या इस साइड पे हो सकता है, दोनों साइड पे नहीं हो सकता है ना, इस वजह से। So in one tail hypothesis test, the test statist for rejecting a null hypothesis fall on one tail of certain distribution is used when such an interest is one side of issue। यहाँ पर आपको सिर्फ या तो गर्ल्स के बारे में डिस्कस करना है या बॉयज के बारे में डिस्कस करना है, आपको दोनों के बारे में डिस्कस नहीं करना। समझ आया? या तो बेटा आप ये देखना चाहते हो कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से ज्यादा है, या ये देखना चाहते हो कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से ज्यादा है, तो आप एक ही साइड को स्टडी करना चाहते हो, या तो गर्ल्स की साइड को या बॉयज की साइड को, तो वन टेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप वन साइड की बजाय दोनों साइड को स्टडी करना चाहते हो कि हम गर्ल्स को भी स्टडी करना चाहते हैं और हम बॉयज को भी स्टडी करना चाहते हैं, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा? वो टू टेल टेस्ट बन जाएगी, वो टू टेल टेस्ट बन जाएगी। क्लियर? इस वजह से अब ये टू टेल आ गया, ये वाला बनाइए, इसको बनाओ, इसको बनाइए। आपको पढ़ाते हुए टाइम कैसे निकल जाता पता नहीं चलता। इको की क्लास अच्छी लगी? कल इको में मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया, सारी चीजों को लिख के करते हैं वो क्लासेस को भी कंटिन्यू ना, मुझे लगता है कि उससे रीजन होती जाएगी ना, तो इधर वाला जो बच्चे बोले कंटेंट वाला। वो उसको देखो, उसने टू टेल से क्वेश्चन पूछा, किसे क्वेश्चन पूछा? टू टेल। टू टेल क्या इंडिकेट करता है? मतलब अभी तो यार आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। टू टेल का मतलब क्या होगा? इट मींस नो पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड डिफरेंस इज अज्यूम। अगर वन टेल है तो उसमें हमें पता है कि डिफरेंस कौन सी साइड पे है, हमें उसमें डिफरेंस पता है कौन सी साइड पे है, या तो बेटा राइट साइड पे होगा भाई या फिर लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक है, जो डिफरेंस है या तो वो राइट साइड पे होगा या फिर वो डिफरेंस लेफ्ट साइड पे होगा, उन दोनों में से और कहीं पर नहीं हो सकता। आइदर इट इज ऑन राइट साइड, आइदर इट इज ऑन लेफ्ट साइड। लेकिन जब हम वन टेल की बात करते हैं फिर उसमें सिर्फ या तो राइट होगा तो लेफ्ट नहीं होगा, और अगर लेफ्ट होगा तो राइट नहीं। अरे करते हैं बेटा, आपको ऐसे बोलते जैसे मेरे पास 48 घंटे होते हैं, सब काम करना मुझे पता है, एक एक करके चीजें होती हैं। ए और सी सेम, ए और सी कैसे सेम होगा? इट अज्यूम दैट देयर इज नो एक्सपेक्टेड। ये डिफरेंस तो है ना, ये नहीं पता कि डिफरेंस कौन सी साइड पे है, डायरेक्शन नहीं पता, डिफरेंस तो है। अगर डिफरेंस नहीं मान रहा तो बना वो हाइपोथेसिस कैसे होगा? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कैसे होगा? आज पेपर वन की क्लास नहीं होगी, कल दो क्लास होगी पेपर वन की, जो कल मिस हुई है ना, तो कल दो वन की होंगे, परसों दो की हो जाएगी, तो आपका जो टॉपिक मतलब कंटेंट की कवरेज चल रही है वो बराबर हो जाएगी। कल आपको छुट्टी दे दी ना, और आज एक पेपर वन की, तो टोटल 3 क्लासेस आपकी रह गई हैं, वो 2 दिन के अंदर कवर हो जाएंगी। अब रीशेड्यूलिंग का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है, तो सारी क्लासेस को साथ ही साथ कवर करूंगा। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ ही बोल रहे हैं। इज करेक्ट रिगार्डिंग क्रिटिकल रीजन एंड रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, क्रिटिकल रीजन क्या होता है? प्रीडिटरमाइंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजन का मतलब जो डिसाइडेड होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।
जितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो द क्रिटिकल रीजन कॉरेस्पॉन्डेंस उसके बराबर है, मतलब वो स्तर से मेल खाता है, मतलब किसके साथ मैच करता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ, किसके साथ मैच करता है, इट इज बेसिकली मैच विद द, अब दो होते हैं क्रिटिकल रीजन होते हैं, क्रिटिकल वैल्यू होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब समझ लो ना, अरे क्रिटिकल का मतलब इतने परसेंट चांस है कि गलत हो सकता है, क्यों नहीं, फिर उसी चीज को फिर से घूम जा रहे हो, अब क्यों इतना वो कंफ्यूज हो रहे हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब यही हुआ कि वो सिग्निफिकेंटली इतने परसेंट चांसेस है कि गलत हो सकता है, तो वही तो क्रिटिकल रीजन हुआ ना कि हां ये क्रिटिकल है, इधर गलती हो सकती है, इधर गलती हो सकती है, उसी के तो बराबर बोला जा रहा है, ठीक है, इस वजह से देखो इन टू टेल क्रिटिकल रीजन हाइपोथेसिस टेस्टिंग दैट कॉरेस्पॉन्डेंस टू प्रीडिटरमाइन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस रीजन कंटेन अ सेट ऑफ वैल्यू इफ ऑब्जर्व वुड लीड टू रिजेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस, पता है ना, तो क्रिटिकल रीजन का लेना देना किसके साथ है, रिजेक्शन के साथ है, मतलब क्रिटिकल रीजन का लेना देना एरर 1 के साथ है, टाइप 1 एरर, और टाइप 1 एरर है आप लोगों का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो याद रखिएगा पेपर में सवाल आता है तो आंसर आपका यही होना चाहिए, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस होता है वो है जितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कितने परसेंट चांसेस है कि हमारे सही होंगे, ये हमारे सही होंगे, ये हमारे आंसर सही होंगे, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस ये लिखा हुआ है नीचे दैट इफ ऑब्जर्व वुड लीड टू एक्सेप्टेंस, तो रीजन एक्सेप्टेंस के बारे में लिख देगा, समझ रहे हो ना, क्रिटिकल रीजन है वो रीजन ऑफ रिजेक्शन की बात करता है कि कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो गलत होगा, मतलब गलत होने के गलत होगा नहीं, इन द सेंस आप प्रोबेबिलिटी लेके चलते हो, कितनी प्रोबेबिलिटी, या तो 1% प्रोबेबिलिटी लेके चलते हो या फिर 5% प्रोबेबिलिटी लेके चलते हो, क्या करते हो बेटा, या तो 1% प्रोबेबिलिटी या फिर 5% प्रोबेबिलिटी लेके चलते हो, ठीक है, इस वजह से। अगला सवाल, अब आगे क्रिटिकल वैल्यू, फिर से क्वेश्चन क्रिटिकल रीजन तो कर लिया, अब क्रिटिकल वैल्यू को भी समझ लेते हैं, हर यूनिट के लिए जो 100 सवाल आपको मिल रहे हैं ना बेटा, ट्रस्ट में ये 100 सवाल ना खजाना है आपके लिए, खजाना, कुबेर का खजाना, प्यास लगी तो मैंने मूड 6-7 दिन का पानी पिया था। ओके लेट्स सी, क्रिटिकल वैल्यू का वैल्यू स्टैटिस्टिकल सेपरेट क्रिटिकल रीजन फ्रॉम द एक्सेप्टेंस लिखना चाहिए कि जो क्रिटिकल वैल्यू समझ लो ना, जो आप लोगों का क्रिटिकल रीजन हो जाता है, जैसे ये हो गया क्रिटिकल रीजन है ये वाला, तो ये वाली क्रिटिकल वैल्यू है जो यहां से एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को करती है, अलग करके वैल्यू टेस्ट अच्छी तरह डील टू एक्सेप्टेंस और नल हाइपोथेसिस बट नॉट, क्यों भाई रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस दोनों के बारे में बताता है, ठीक है, तो बताया ना, बट रेदर डिसीजन टू एक्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू, आप टेबल वैल्यू की बात करते हो, टेबल वैल्यू की बात है, क्रिटिकल रीजन और क्रिटिकल वैल्यू में डिफरेंस समझ आया, क्रिटिकल रीजन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा रीजन जहां पर गलती होने के आसार है, जहां पर रिजेक्शन के आसार है, और क्रिटिकल वैल्यू का मतलब जो उस एरिया को एक्सेप्टेंस वाले से अलग करती है, तो ये वाली वैल्यू समझ रहे, ये तो रीजन हो गया रिजेक्शन का, यहां पर जो वैल्यू है ये एक्सेप्टेंस का रीजन है, ये रिजेक्शन का, तो जो दोनों को अलग करने वाली वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू होती है, जो दोनों को अलग करने वाली वैल्यू है उसको हम कौन सी वैल्यू बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। यहां पे एक और चीज समझ लीजिए, जब ये एक्सेप्टेंस की बात होती है तो दो वैल्यूज होती है, एक होती है आप लोगों की कैलकुलेटेड वैल्यू, एक होती है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, और दूसरी होती है आप लोगों की टेबल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू से बढ़ गई तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब टेबल वैल्यू एक बेंचमार्क है, बेंचमार्क समझ लो ना कि भाई लास्ट लिमिट ये है, इससे बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा होगी उससे बाहर चली तो इसका मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आपकी क्रिटिकल जो कैलकुलेटेड वैल्यू कम है वो टेबल वैल्यू ज्यादा, तो यहां पर क्या कर दोगे, आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, योर हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, योर हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, ये क्लास 6 बजे तक, ये बेटा 2 घंटे की क्लास होती है, ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की कोशिश करते हैं, पीडीएफ में 5-7 सवाल और होते हैं, उनको जरूर से बना लिया करो। नहीं आज पेपर 1 की क्लास नहीं है, पेपर 1 की क्लास कर लेंगे, कि आज लेट हो जाएगा, कर लेंगे, कल 2 ले लेंगे, मतलब सुबह जो पहली 2 क्लासेस नॉर्मल वो तो चलेंगी, उसके साथ साथ शाम को एक और क्लास हो पेपर 1 की ले लेंगे, क्योंकि कल नहीं हुई थी। बी ठीक है जी, व्हाट इज द पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल डिफरेंस, पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, यस पावर का मतलब क्या हुआ, करेक्टली रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, ठीक है, तो उसके ऑपोजिट होगा बेटा, तो ये सिंपल होता है कि उसके ऑपोजिट हो जाएगा, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट प्रोबेबिलिटी का टेस्ट करेक्टली मतलब करेक्ट डिसीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट, नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग टू हाइपोथेसिस डिफरेंट इफ इट इज एक्सिस्ट, इन अदर वर्ड्स इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस, समझ लो, तो सेम वही है जो टाइप 1 के हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, पावर ऑफ टेस्ट मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, और इस वजह से जो विकल्प डी है, जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, वो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, दैट विल बी राइट आंसर, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के रिगार्डिंग सही है, मतलब जब हम बात करते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तो उसमें वो सही वो बताती है, ये बताना आपको, तो कौन से इसमें से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, नहीं मतलब ये पैकेज पे मतलब पैकेज पे है ये कि रॉन्ग को रिजेक्ट करना वो सही तो है, रॉन्ग को रिजेक्ट करना बेटा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की आप लोगों ने डेफिनेशन बतानी है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बेसिकली क्या होते हैं, देखो एक होते हैं
पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जहां पर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। सबसे बेसिक पैरामीटर क्या होता है कि पॉपुलेशन का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है, ठीक है। सबसे बड़ा जो पैरामीटर होता है वो ये होता है कि पॉपुलेशन का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। कैसे? नॉर्मल पॉपुलेशन होनी जरूरी है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी जरूरी है। पॉपुलेशन का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना क्या है? जरूरी है। पहली बात है पॉपुलेशन का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। और जो नॉन पैरामीट्रिक है इसके ऑपोजिट हो गए। देखो अगर आप पहले स्टेटमेंट पढ़ते हो आंसर तो आप लोगों का सही आया है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अश्योर दैट डेटा मस्ट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये किसकी बात करता है? दिस कम्स अंडर पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट रिक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टू मीट सर्टेन असम्पशन। असम्पशन भी किसमें आ जाती है? पैरामीट्रिक टेस्ट। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट प्राइमरी फोकस ऑन कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ डेटा। यस, जैसे आप बोलते हो ना कि मीन्स ऑफ डेटा से आप क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं? टी टेस्ट की बात हो सकती है, ये एफ टेस्ट की बात हो सकती है और ये जेड टेस्ट की बात हो सकती है। तो ये पहले का तीनों फीचर्स हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, क्योंकि सर्टेन असम्पशंस होना भी जरूरी है और साथ में जो मीन है, दो पॉपुलेशन के मीन उनका कंपेयर होना भी जरूरी है। तो ये और एक और पॉइंट होता है, एक तो पॉपुलेशन का नॉर्मल होना जरूरी है, नॉर्मल पॉपुलेशन होना जरूरी है, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है? रैंडम सैंपलिंग होना जरूरी है, रैंडम सैंपलिंग। तो इस वजह से नॉन पैरामीट्रिक के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री इस वजह से बोल दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट का मतलब नो असम्पशन, नो असम्पशन, किसी तरीके की कोई भी असम्पशन यहां पर नहीं लेगा। समझ आया? नो असम्पशन का मतलब इसमें कोई भी असम्पशन है ही नहीं, आप अपने हिसाब से चीजों को क्या कर सकते हो? रन कर सकते हो। देयर इज नो असम्पशन एट ऑल, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके की असम्पशन इसमें होती ही नहीं है, देयर इज नो असम्पशन एट ऑल। अगला सवाल, टी टेस्ट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? टी टेस्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सी सही है? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सारे आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ाए हुए हैं। ओके, सही है। थर्ड स्टेटमेंट से बना सकते हो। देखो सैंपल साइज लार्ज नहीं होना चाहिए, सैंपल साइज शुड बी स्मॉल, पहली बात। दूसरा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतनी शेप ऊपर की तरफ होती जाएगी, और जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो शेप है वो लेफ्ट को कटिंग होती जाएगी। लेफ्ट समझाया था ऐसे ऐसे करके, ये जो सेंटर में रहती है, जो इधर रहेगी, ये आ जाएगी आपकी मेसोपैटिक। मेसोपैटिक जो नीचे होती है, दिस इज योर प्लेटिकटिक, और जितनी ऊपर जाएगी दैट इज योर लेप्टोपैटिक। तो ये क्या बताता है कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो शेप है वो भी बढ़ती रहेगी, इस वजह से। तो ये गलत है, एक्टिव इफेक्ट होता है। यूज में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन, नोन नहीं होती। ये क्या होती है? अननोन होती है। क्या होती है? अननोन होती है। सो द पेयर टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन टू सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट्स सही बताया जाता है। एक सेकंड, डिपेंड, एक सेकंड, क्योंकि पेयर टेस्ट की बात हो रही है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये डिपेंडेंट होगा। इसको सही करें, यूज व्हेन टू सैंपल्स आर डिपेंडेंट। क्योंकि अगर सिर्फ टी टेस्ट लिखा हुआ होता, देखो अगर टी टेस्ट होता, अगर सिर्फ टी टेस्ट होता तो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। लेकिन अगर पेयर लिखा हुआ है तो पेयर में पता है आप लोगों ने देखा होगा बिफोर एंड आफ्टर वाली स्टेटमेंट होती है। कौन सी होती है? बिफोर एंड आफ्टर वाली, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए ये वाला इंडिपेंडेंट वर्ड है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सही करें, बाकी सब सही है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होगा, यहाँ पे डिपेंडेंट होगा। इसको सही कर लीजिएगा, बाकी सब स्टेटमेंट है आप लोगों की सही है। ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं। यूज व्हेन टू सैंपल्स आर डिपेंडेंट और पेयर, ठीक है, वो बाकी सब सही है, बस उसमें एक है वो ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत। अगला सवाल, दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपने दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सैंपल 1 होता है जब आप विदाउट पेयर का मतलब बिफोर एंड आफ्टर, तो वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। अरे पेयर का मतलब जुड़े हुए, पेयर का मतलब भी जुड़ा हुआ, जुड़ा मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक की वैल्यू का दूसरे की वैल्यू पे असर पड़ना, ऐसा बोला गया है। डी, ओके, टी डिस्ट्रीब्यूशन लोअर एट द मीन वेक्टर क्रॉस एक्सिस, ओके, टी डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल वेरिएंट टेल इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है फर्स्ट तो ये लोअर एट द मीन वेक्टर क्रॉस एक्सिस, ओके, एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल वेरिएंट टेल इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड, क्या बोलता है? स्टेटमेंट द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज लोअर एट द मीन, ओके, एंड वेक्टर क्रॉस द एक्सिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से कि ये वाली शेप बनेगी। इट हैव हेवियर टेल्स व्हिच मींस हैव मोर वेरिएबिलिटी एंड मोर एक्सट्रीम वैल्यूज देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पहले वाला तो सही है। इनकरेक्ट, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा कवर हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट मतलब पहले वाली तो सही है, लेकिन यहां पर स्मॉलर नहीं होना चाहिए था, यहां पर क्या होना चाहिए था? लार्जर होना चाहिए, इट शुड बी लार्ज, ठीक है। तो ये सिंपल, इसकी ये जो क्वेश्चन है वो इसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज है, ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बाद में थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लिया करो, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही चलती है। सही है, सवाल आंसर गलत नहीं। अगला, इसमें से कौन सी असम्पशन है जिस पे एफ टेस्ट अप्लाई करता है? एफ टेस्ट की असम्पशन पूछी जा रही है, किसकी पूछी जा रही है बेटा? एफ टेस्ट, किसकी असम्पशन पूछी जा रही है? एफ टेस्ट की असम्पशन पूछी जा रही है।
फ्लैटर है ये वाले तरीके से, समझ लो, वो तो जितने जितने नंबर बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी, समझ लो ना। जो नॉर्मल शेप है वो उससे नीचे और एरिया ज्यादा, ऐसे उसकी शेप ना डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है। अब इसमें अगर लिखा होता है कौन सी नहीं है तो तीन आंसर होते हैं, लेकिन अभी एक है। देखो सिंपल बात समझने की कोशिश करो, एफ टेस्ट क्या होता है? एफ टेस्ट वैसे तो वेरिएंस के लिए यूज किया जाता है, जहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन रेटिंग नॉन होती है, ठीक है। और जो एफ टेस्ट है उसमें वेरिएंस की या डिग्री और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसकी डिग्री ली जाती है, सॉरी उसकी रेशियो ली जाती है। क्या की जाती है? उसकी रेशियो ली जाती है। और सबसे बड़ा हिंट क्या था? सबसे बड़ा हिंट था कि जो एफ टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है? वो पैरामीट्रिक टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट होने की वजह से इसकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। क्या होगी? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। पॉपुलेशन क्या होगी? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होगी बेटा? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। ये देखो ना, assumption क्या है कि assumption is normal population और population normally distributed होनी जरूरी है, पहली बात। तो दूसरा फॉर कंपेयरिंग वेरिएंस बताया ना, वेरिएंस के लिए फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस डिपेंड ऑन मोड अगर मोड होगा तो इसमें क्या हो जाता है? कभी से मार्क्स बनाया था तो क्या हो जाता है? हो जाता है अप्लाई कितने के लिए होता है? पॉपुलेशन से अप्लाई करना है मतलब और इसमें ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो बताइए सेट टेस्ट कहां पे अप्लाई होता है? सेट टेस्ट की एप्लीकेशन पूछता है, इसकी सेट टेस्ट की एप्लीकेशन, सेट टेस्ट की एप्लीकेशन पूछेगा। अब Z टेस्ट है वो है तो पैरामीटर की, लेकिन Z टेस्ट का फीचर क्या है? ये तो इसमें जो वो क्या बोलते हैं लार्ज सैंपल की बात करते हो, वेयर सैंपल साइज स्मॉल। देखो अब देखो इसमें भी वही ऑप्शन, देखो क्वेश्चन को पढ़ के ना आपको कितनी सारी चीजें मिल जाएगी। आगे का पढ़ के आपको हिंट मिल रहे हैं कि चलिए ये तो ये होगा, अच्छा ये तो ये होगा, इस तरीके से। पहला वेयर सैंपल साइज स्मॉल, बिल्कुल नहीं होगा, सैंपल साइज स्मॉल नहीं होगा। दूसरा वेयर सैंपल वेरिएंस सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन वेरिएंस, बिल्कुल नहीं होगा। वेरिएंस क्योंकि वेरिएंस की बात हो रही है तो पॉपुलेशन ये तो वही मिसमैच हो जाएगा, तो फिर वो नॉन पैरामीट्रिक हो जाएगा, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग तो रैंडम पॉपुलेशन बराबर होगा, बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्चुअली ये इसी तरीके से आप लोगों का निकलता है। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगी व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, अगर पॉपुलेशन वेरिएंस पता है तो क्या डेविएशन पता होगी? स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगी या नहीं? बताओगी। अगर वेरिएंस पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता। कोई मुझे इसका जवाब देगा? यस और नो? यस और नो? अगर वेरिएंस पता है तो इसका मतलब ये भी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता। यस, अरे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आपस में जुड़े हुए तो है। वेरिएंस पता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो वेरिएंस निकाल दोगे। अरे स्टैंडर्ड डेविएशन से ही तो वेरिएंस निकलता है ना। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो इसका मतलब वेरिएंस पता है, और अगर वेरिएंस पता है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। कौन सी इसमें क्या इसमें गलत होता है? ठीक है, इस वजह से। और डॉक्टर वाइस वन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, तो सिर्फ Z टेस्ट को वहां पर T टेस्ट में अननोन होता है। T टेस्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होती है, बेसिकली अननोन। ओके, और दूसरा पॉपुलेशन वेरिएंस है वो सैंपल वेरिएंस के बराबर होगा। दैट्स हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर सैंपल का विच पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। ठीक है, तो वही होगा। अगर वेरिएंस पता है तो इसका मतलब सीधी सी बात है स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, Z टेस्ट की बहुत ही बेसिक सी एप्लीकेशन पूछी हुई है, लेकिन पेपर में इसी तरीके का सवाल बनता है। यस, अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये क्या है? दिस इज वेरिएंस। उसका स्केल ले लोगे तो वेरिएंस बन जाएगा, इसका रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी। क्या बोलता है? इन व्हाट सिचुएशन इज द Z टेस्ट टिपिकली यूज्ड टू कंपेयर द सैंपल मीन्स टू हाइपोथेसाइज्ड मीन ऑफ द पॉपुलेशन? कौन सा हो जाएगा? व्हेन द सैंपल साइज इज लॉर्ज। पढ़ाया था, सैंपल साइज क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, रैंडम सैंपलिंग हो जाएगा। 9 पॉइंट लिख देता हूं, रैंडम सैंपलिंग हो जाएगा। कंपेयर किसको कर रहे हो? मीन्स को कंपेयर कर रहे हो। तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस नोन है। वेरिएंस क्या है बेटा? नोन है, दोनों आपस में जानते हैं। अगला सवाल, सो यूज्ड टू कंपेयर सैंपल मीन्स टू हाइपोथेसाइज्ड मीन ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज। लार्ज सैंपल में पता होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वहां पर इसको इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल, एनोवा किसके द्वारा बनाया गया? एनोवा किसके द्वारा बनाया गया था? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पेपर 1 में भी सवाल आया था, पेपर 2 में भी आता है। एनोवा का आंसर दीजिए। यस, देखो ऑप्शन सी ऐसी हुई है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? रोनाल्ड फिशर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है। रोनाल्ड फिशर के द्वारा अलग अलग तरीके के स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल जो सारी चीजें हैं वो बनाई गई। अगला सवाल, अनोवा को कहां पर यूज किया जाता है?
अनोवा को कहां पर यूज किया जाता है? वेयर डू वी यूज अनोवा? दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बताइए। डी। ओके, वैसे तो बेसिक क्वेश्चन था। मोर देन टू पॉपुलेशन, जब आप मीन्स को कंपेयर कर रहे हो मोर देन टू पॉपुलेशन, जैसे टू के केसेस में आप लोग टी का यूज कर लेते हो, मोर देन टू के केस में आप इसको यूज करते हो एनोवा। एनोवा मींस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। व्हाट वी से वी कॉल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, सो यूज फॉर कंपेयरिंग पॉपुलेशन मींस व्हेन देयर आर मोर देन टू पॉपुलेशंस इन्वॉल्व, जब दो से ज्यादा पॉपुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। ओके, इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर सिचुएशन वेयर यू वांट टू टेस्ट वेदर देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मींस अमंग 3 और 4, मतलब मिनिमम 3 ग्रुप होने जरूरी है। मतलब मोर देन 2 का मतलब क्या हुआ? मोर देन 2 का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 3 होने जरूरी है। कितने? मिनिमम 3 होने जरूरी है। अब 4 5 6 वो तो जितने भी होंगे वो अलग की बात है, लेकिन मिनिमम 3 होने जरूरी है। स्टडी होगा क्या की कहां से होगा? व्हेन कंपेयर वेरिएंस बिटवीन पॉपुलेशंस, नहीं मोर देन 2 की मींस की बात है, एफ टेस्ट में वेरिएंस की बात है। अगर पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्टर देखिए, पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन? पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एनोवा में मोर देन 2 बोला बेटा। एनोवा का मतलब मोर देन 2, 2 नहीं होगा, 2 से ज्यादा होगा। ये तो बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेकंड, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन? इस सिमेट्रिक नहीं गलत है ये, राइट साइड पे होगा ना। एक सेकंड, ऑलवेज कॉमन यार एक्सप्लेनेशन इसकी दूसरी वाली क्या है? अगर जरा तुम्हें ठीक है, अब ये गलत है। राइट, लॉन्गर टेल ऑन द राइट, व्हाट इज पॉजिटिवली सिक्योर? ठीक है, इसको सही कर लेना, ये बी होगा। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? दैट विल बी द बी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली सिक्योर का मतलब क्या होता है? इस तरीके से होता है। पॉजिटिवली सिक्योर का मतलब क्या होता है? इस तरीके से, ये राइट की तरफ झुका हुआ। क्या हुआ है? राइट की तरफ झुका हुआ है। तो राइट की तरफ जब झुकता है तो उस केस में जो मीन होता है वो सबसे बड़ा होता है, मीडियन हमेशा सेंटर में आएगा, और जो मोड होता है वो सबसे छोटा होता है। ये हम पहले भी चीज को एक बार डिस्कस कर चुके हैं। और एक बार सिमेट्रिकल के केस में बराबर होगा। सिमेट्रिकल के केस में जो सिमेट्रिकल होती है, ये जो अगर सिमेट्रिक होता है ये आपकी एनडीसी होती है, इसको हम एनडीसी बोलते हैं। एनडीसी मतलब वी कॉल इट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या बोलते हैं? एनडीसी मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। और इसमें कुछ इस तरीके की शेप बनती है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसका आंसर करें। ठीक है, ऐसे ये एक्सप्लेनेशन की पीछे वाले की गलती से लग गई है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा देखिए। अभी आप लोगों को मोमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोमेंट से, मोमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 ही होते हैं मोमेंट। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि मोमेंट से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सर क्लास अचानक से एंड हो जाती है, ऐसा क्या? मैं इसके बारे में पूछता हूँ कि मैं एक्चुअली मैंने कभी लाइव तो मैं देखी नहीं ना, मतलब मैं चेक करता हूँ क्या क्या सीन होता है। इसका आंसर ना एक नहीं होना चाहिए, इसका आंसर 2 होना चाहिए। जो 1 होता है वो सेंटर टेंडेंसी होता है। ठीक है ना, इसमें इसका आंसर 2 होगा बेसिकली। डिस्पर्शन और सिक्योरनेस दोनों होना चाहिए। सेकंड है वो बताया ना, इट इज रिलेटेड टू क्लियरनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड इज क्वांटिफाई सिक्योरनेस। तो ये डिस्पर्शन और सिक्योरनेस दोनों के लिए यूज होता है। जो ये वाला मोमेंट 2 है दैट इज फॉर डिस्पर्शन, और 3 है इसके लिए सिक्योरनेस। ठीक है, तो ये दोनों इसका आंसर है। मतलब ये मोमेंट 2 पूछा होता है तो डिस्पर्शन के लिए होता है, और जो 4 होगा ना वो आप लोगों का किसके लिए यूज होता है? प्रोसेस। और 1 जो मोमेंट 1 है उसके लिए होता है। तो मोमेंट 1 किसके लिए यूज होगा? दैट इज फॉर सेंटर टेंडेंसी। जिस शेप में चलते हैं ना, सबसे पहले सेंटर टेंडेंसी पढ़ते हो, सेंटर टेंडेंसी। तो सेंटर टेंडेंसी का मोमेंट हो गया 1, उसके बाद आप डिस्पर्शन पढ़ते हो, डिस्पर्शन का मोमेंट नंबर हो गया 2, और उसके बाद आप पढ़ते हो सिक्योरनेस, उसका मोमेंट हो गया 3, और फिर आपको आता है प्रोसेस, उसका मोमेंट आ जाएगा 4। तो इतना ही पढ़ना है अपने मोमेंट में, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा। मोमेंट से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इकोनॉमिक्स में एक्सेस कैपेसिटी, मैंने आपको पढ़ाया था। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास अभी कैपेसिटी है अपने आउटपुट को इंक्रीज करने की, तो आप बेसिकली अंडर यूटिलाइज काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप अंडर यूटिलाइज काम कर रहे हो। आपके पास और कैपेसिटी है इंक्रीज करने की अपनी प्रोडक्शन को, अपने आउटपुट को, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग, आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन है वो आप अपना घर से करेंगे। मैं तो ये तो अभी बताया, ये तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। 6 बज गए, आपके 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट। हमने 40 के करीब क्वेश्चन को कवर करने कितना 40, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। मतलब स्टार्ट में तो मजा आया होगा आपको पढ़ के। कुछ क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है तो मैं साथ ही साथ कवर करता रहा हूं। मोमेंट बेसिकली एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। अब इसमें वितरण का मतलब जो क्वांटिफाई करता है, क्वांटिफाई करने के लिए जो चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए? क्वांटिफाई करने के लिए। हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हम उसको क्वांटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिफाई करने के लिए।
यस अभी बताया था जो सेंटर मूवमेंट है वेरियंस के लिए, वेरियंस का मतलब डेविएशन, वेरियंस का मतलब डिस्पर्शन, वेरियंस का मतलब डेविएशन बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट डिस्पर्शन बोल सकते हो। डिस्पर्शन किसे होगा सेकंड फर्स्ट कौन सा होगा देखो सेंट्रल टेंडेंसी, पहला कौन सा होगा सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा डिस्पर्शन, तीसरा स्क्यूनेस, स्क्यूनेस बट स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, और चौथा दिस इज कोटोसिस, जिसको बल्कि बोलते हैं, शेप कितनी ऊपर होगी और कितनी नीचे, समझ गया? इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ये आपको आपको एक तरीके से और आपको आंसर वही करना है 2023 जो मैं आपको दूंगा इन चीजों से कटिंग मिलेगी, सब्जेक्ट मिलेगी, तब कहीं मिलेगी, तब इस वीडियो में आपको सारे डिवाइस मिल जाएंगे। पेपर में हमने शेयर किए थे, लेकिन दोबारा कोई शेयर करो, तो इसमें शेयर करो, तो आपको दोबारा शेयर करो। तो ये आज की क्लास उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लास समझा होगा, सारी चीजें कवर किया होगा, एक बार चीजें पूरा आ जाएगी। तो आज आप पीडीएफ एक्सेस डाउनलोड कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करके कोई दिक्कत नहीं है, तो डाउनलोड करके कर सकते हैं। ठीक है, इस फ्लैश को देखना होगा, क्या होगा, बल्कि या तो फ्लैश होगा या इवेंट्स। ठीक है, ये काम के पार्ट हो जाएगा। देखो पीडीएफ सारी फोल्डर हुआ है, पीडीएफ का फोल्डर रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में होगी, तो रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर रहेगा आपको पीडीएफ का, उसमें पहली क्लास की, दूसरी क्लास की और तीसरी क्लास की पीडीएफ अपलोड किया, चौथी की हो जाएगी। ठीक है,